नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में यात्रियों और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना आर्थिक सहारा बनी है। 2017 से 2018 से 2025 और 2025 से 2026 के बीच 342 मामलों में 17.33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। इनमें 322 मृतकों के परिजनों को करीब 17.8 करोड़ और 20 घायल यात्रियों को 24.37 लाख रुपए मिले। देश के यात्री की मृत्यु अब 7.50 लाख रुपए, जबकि गंभीर घायलों को निर्धारित प्रावधानों के तहत 2.50 लाख रुपए तक सहायता मिल सकती है। अप्रैल 2026 से निगम की बस से हादसे में घायल या मृत राहगीरों का भी योजना में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूरत जल्द बदलेगी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत शासन ने 23 जिलों के 51 विद्यालयों के लिए करीब 6.71 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से पुराने भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और जरूरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 14 जिलों के 32 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में करीब 5.52 करोड़ रुपए दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 14 जिलों के 32 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में करीब 5.52 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 9 जिलों के 19 विद्यालयों को तीसरी किस्त के रूप में करीब 1.18 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य विद्यालयों में बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 माह के भीतर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 नवचयनित मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और बिना सिफारिश व लेनदेन की नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश महिला समूह की 5 दुग्ध उत्पादक कंपनियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रही हैं। वर्ष 2019 से अब तक इन कंपनियों ने करीब 5,716.26 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इनसे 3.88 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और 31 जिलों के 6,603 गांवों तक नेटवर्क पहुंच चुका है। महिला कंपनियां प्रतिदिन करीब 12.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़कर महिलाएं नियमित आय और उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य इस मॉडल का विस्तार कर ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ सीधे नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है। विधान भवन कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हर जिले में स्थानीय उद्योगों और रोजगार की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कौशल कनेक्ट, सेल, कुंभ मेला, इंडस्ट्री विजिट, राज्य इंटर्नशिप योजना और ITI उत्तरायण परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से ITI को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने और उद्योगों व प्रशिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य प्रशिक्षण को रोजगार और उद्यमिता से सीधे जोड़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के साथ निवेश, औद्योगिक सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी में अलग से यामानाशी जापान डेस्क बनाने की घोषणा की। बैठक में ईडा की जापानी सिटी के लिए 500 एकड़ में से 350 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण पूरा करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाकर युवाओं के लिए जापान में रोजगार के अवसर मजबूत करने पर जोर दिया। सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में जापान में होने वाले वैश्विक आयोजनों में यूपी की टीम भेजी जाएगी। वहीं यूपी जापान निवेश सम्मेलन में भाषणी ने हिंदी, अंग्रेजी और जापानी के बीच रियल टाइम अनुवाद से संवाद आसान बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 147 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे के प्रारंभिक अलाइनमेंट को मंजूरी मिल सकती है। परियोजना की अनुमानित लागत 10,761 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित मार्ग अमरोहा से शुरू होकर बिजनौर होते हुए हरिद्वार बाईपास तक पहुंचेगा। इसका करीब 117 किलोमीटर हिस्सा यूपी और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। बैठक में 106 किलोमीटर लंबी झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और छात्रवृत्ति से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ स्थित बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
में उन्होंने संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी पार्टी किसी दल से चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व गठबंधनों से बीएसपी को सीटों और वोट प्रतिशत में नुकसान हुआ, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ। मायावती ने पंजाब में संगठन मजबूत करने और उम्मीदवारों को समय से तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कांशीराम की पुण्यतिथि और जन कल्याणकारी दिवस की तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्कूलों में स्कार्फ या हिजाब पहनने से जुड़े फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सपा के प्रवक्ताओं ने कथित तौर पर अदालत के खिलाफ रुख अपनाया है। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि क्या वह भी हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में खड़े होंगे। राजभर ने कहा कि अखिलेश को खुलकर बताना चाहिए कि हिजाब को लेकर उनका क्या विचार है। उन्होंने पोस्ट का अंत जय संविधान के साथ किया। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। तेलंगाना के चरपल्ली से लखनऊ होते हुए गोरखपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 22,075 प्रत्येक शुक्रवार को चरपल्ली से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। रास्ते में भोपाल, बीना और झांसी के अलावा लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर भी ठहराव मिलेगा। ट्रेन तीसरे दिन रात 12:58 पर ऐशबाग और सुबह 6:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22,076 प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से चलेगी और तीसरे दिन शाम 5 बजे चरपल्ली पहुंचेगी। ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच होंगे। यूपीपीईटी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। परीक्षा अक्टूबर 2026 में संभावित है, जिसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2026 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बैठक में राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए सीईओ और प्रवक्ता की नियुक्ति पर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही लंबे समय से रिक्त अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति से मंदिर के विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं में बेहतर समन्वय की उम्मीद है। चयन समिति ट्रस्ट को सीईओ पद के लिए 3 नामों का पैनल सौंप चुकी है। इसमें सेवानिवृत्त आईपीएस राजेश पांडे, सेवानिवृत्त आईएएस दिनेश चंद्र और योगेश्वर राम मिश्रा के नाम बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महंगी चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने E20, E85 और E100 नीति की स्वतंत्र समीक्षा की मांग करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर जोर दिया। राय ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ने के बीच सरकार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देनी पड़ी, जिससे नीति के आर्थिक प्रभाव पर सवाल उठते हैं। उन्होंने एथेनॉल चीनी उत्पादन, घरेलू कीमतों और आयात का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक करने की मांग की, साथ ही संबंधित केंद्रीय मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की बात कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर वोटों को लेकर सियासी सक्रियता बढ़ गई है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुर्जर समाज पर विशेष फोकस करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण में उनके चवन्नी वाले बयान को रालोद को चुनौती देने के साथ नए सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। सपा सम्राट मिहिर भोज से जुड़े मुद्दों और गुर्जर सम्मेलनों के जरिए समाज में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी जाट मतदाताओं को भी साथ रखने पर जोर दे रही है। पश्चिमी यूपी में 2027 का मुकाबला इसी संतुलन से प्रभावित हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त 2026 को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और बारिश के आसार हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश हो सकती है। गाजियाबाद क्षेत्र के पूर्वानुमान में 26 अगस्त को गरज चमक वाले तूफान की संभावना जताई गई है। दिन का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। लोगों को मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।